नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षांत और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमी। तो अर्थशास्त्र का पहला पार्ट हम देखेंगे जो कि है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में हम देखेंगे जीडीपी। एक सेकंड। जीडीपी देखेंगे, जीएनपी देखेंगे, एनएनपी देखेंगे, एनडीपी देखेंगे, एनआई देखेंगे और पीसीआई देखेंगे। इन सब की फुल फॉर्म के साथ मैं आपको इनका पूरा अर्थ भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका पूरा अर्थ क्या होता है? सकेलू घरेलू उत्पाद इसको कहते हैं हिंदी में। और मान के चलिए इसका मतलब होता है कि कोई एक देश है, उसकी एक घरेलू सीमा होती है। घरेलू सीमा मतलब जिसके जिन बाउंड्रीज के अंदर उसका पूरा वित्तीय संचार चल रहा है। जैसे भारत में हमारा पूरे जोग्राफिकल जो भारत है, जो उसकी बाउंड्रीज है, उसके अंदर वित्तीय संचार चल रहा है। तो उसके अंदर एक ईयर में, एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर या फिर एक ईयर में जो अंतिम वस्तुएं होगी, अंतिम वस्तुएं मतलब लास्ट प्रोडक्ट, हम इसको कहते हैं लास्ट प्रोडक्ट। अंतिम वस्तु क्या होगी? जैसे एक बर्गर बनता है, बर्गर। तो बर्गर में क्या होता है? बंद भी होते हैं, बट बंद एक लास्ट प्रोडक्ट नहीं है, वो एक मीडियम प्रोडक्ट है, मतलब एक मध्यवर्ती वस्तु है। बट जो बर्गर बन के आया है वो लास्ट प्रोडक्ट है। तो वो बर्गर हमारी जीडीपी में शामिल होगा ऐसे करके। तो जो लास्ट प्रोडक्ट है और जो सेवाएं हैं, तो जो सेवाएं हैं और जो प्रोडक्ट हैं, यानी जो उत्पाद हैं और जो सेवाएं हैं, वो एक साल में जितना मौद्रिक मूल्य प्रदान करती है उसको जीडीपी कहते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी, मैं रिपीट कर लेता हूँ। जीडीपी क्या होती है? एक जो फिजिकली बाउंड्रीज होती है, घरेलू सीमा होती है किसी देश की, उसमें एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी लास्ट प्रोडक्ट और सेवाओं से जो मूल्य या फिर मौद्रिक मूल्य निकलेगा, उन सब के टोटल को जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। मौद्रिक मूल्य मैं पूरा नहीं लिख सकता, तो ये मौद्रिक मूल्य हो गया। ठीक है, तो जो टोटल मौद्रिक मूल्य होगा किससे? लास्ट प्रोडक्ट से और जो सेवाएं हैं उनसे। कितने टाइम में? एक साल में, और फिजिकल बाउंड्रीज में या फिर घरेलू सीमा में, जो उस देश की घरेलू सीमा होगी, तो वो जीडीपी होगा। अब बात करते हैं हम जीएनपी की। जीएनपी क्या है? जीएनपी, ये जो जीडीपी होता है, जीडीपी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इस जीडीपी में अगर मान के चलिए भारत का कोई जितने व्यक्ति हैं भारत के, और वो किसी दूसरे देश, किसी दूसरे देशों में जाकर वहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो वो इसमें मिल जाती है। ठीक है, जो भारत से लोग जा रखे हैं विदेशों में और विदेशों विदेशों से इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं विदेशी के लिए वी। ठीक है, तो जीडीपी प्लस वी, जीडीपी प्लस वी करके इसके साथ मिल गया क्या? जो हमारे देश के लोग थे वो दूसरे देशों में जाकर इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो उसको हम विदेशी की तरह से, ये मैं खुद का टर्म यूज़ कर रहा हूँ वी। ठीक है, तो वी की तरफ से विदेशों में जाने वाले जो लोग हैं भारतीय, वहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो ऐड हो जाएगा। प्लस, प्लस नहीं सॉरी, माइनस। माइनस जो लोग विदेशों से भारत आ रखे हैं और भारत में इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो उनकी वो जीडीपी में कहाँ ग्रोथ होगी? वो उनके देश में होगी। कोई बंदा अमेरिका से भारत आ रखा है और वो भारत में इनकम जनरेट कर रहा है, तो ये जीडीपी में ग्रोथ करेगा अमेरिका की, भारत की नहीं करेगा। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा यहाँ से जो हमारे देशों से इनकम लेके अपने देशों में ले जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इनको लिख देते हैं डी करके, कुछ भी नाम रख दो, आप अपने हिसाब से रख दो, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो जीएनपी ये होता है। जीएनपी हुआ, जीडीपी में हमें जोड़ना है कि जो भारत से लोग विदेशों में जाकर इनकम जनरेट कर रहे हैं वो जोड़ना है, और घटाना क्या है? जो विदेशों से लोग आ रखे हैं भारत में इनकम जनरेट कर रहे हैं उसको हम घटाना है। तो जीडीपी में ये जोड़कर और ये घटाकर जीएनपी निकल आता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हैं, जीडीपी इज इक्वल टू, जीडीपी इसका, सॉरी जीडीपी लिखते हैं, जीएनपी इज इक्वल टू, जीएनपी हमें बताना है ना, जीएनपी इज इक्वल टू होगा जीडीपी माइनस देश में विदेशी आय। जो जो हमारे देश से विदेशी आय जनरेट हो रही है, देश में विदेशी आय, देश में विदेशी आय। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया इसका अर्थ क्या है।
जो भारत में विदेशों की आय हो रही है, जो लोग भारत में इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। विदेशी आय करके आप लिख देना इसको, ठीक है। और इसमें ऐड क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया, जो भारत के लोग या फिर जो हमारे देश के लोग दूसरे देशों में जाकर इनकम जनरेट कर रहे हैं वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा विदेश में भारतीयों द्वारा आई, विदेश में भारतीयों द्वारा आई, ठीक है। इसको आप पूरा लिख लेना, विदेश में भारतीयों द्वारा आई। देश में इतना लिख देता हूँ मैं, विदेश में भारतीय द्वारा आई, ठीक है। भारतीय के लिए ये लिख दिया मैंने, देश में भारतीय द्वारा आई, ठीक है। तो जीएनपी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ एनएनपी क्या होता है, ठीक है। आपने जीडीपी देख लिया, जीएनपी देख लिया, अब हम देखते हैं एनएनपी क्या है। तो एनएनपी हम देखेंगे कि जो जीएनपी है, जैसे ये जीएनपी हमने अभी जीएनपी निकाला है पूरा, ठीक है, ये मैंने आपको पूरा जीएनपी निकाल के दिखाया। एनएनपी इक्वल टू होता है जीएनपी माइनस डिप्रेशिएशन। डिप्रेशिएशन को डी से डिनोट करते हैं, ये फिर डीईपी से डिनोट कर लेते हैं। तो इसका अर्थ होता है मूल्य ह्रास, या फिर इसको कहते हैं घिसावट। अब मान के चलिए आप किसी फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, वो फ़ोन कुछ सालों में उसकी स्क्रीन टूट जाती है, उसका मदरबोर्ड ख़राब हो जाता है, या फिर उसकी बैटरी में इशू होने लग जाते हैं, तो उसकी कीमत डाउन हो जाती है। तो ऐसी प्रोडक्ट में जो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं उनमें भी ऐसी चीज़ें होती है। तो पूरी जीएनपी में से जब उसकी डिग्रेड वाली वैल्यू हम घटा देंगे, उसका घिसावट हटा लेंगे, जैसे दूध में मिलावट होती है पानी की, उसको घटा दे, मान के चलिए जो मूल्य ह्रास है, मैंने आपको समझा दिया मूल्य ह्रास क्या होता है, ठीक है। डिप्रेशिएशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, घिसावट इसे कहते हैं। कि जैसे हमारे प्रोडक्ट यूज होते होते उनमें कुछ कमियां आ जाती हैं, तो उसका मूल्य कम हो जाता है उस प्रोडक्ट का। आपको पता होगा सेकेंड हैंड मोबाइल्स का रेट कम हो जाता है, तो उनसे जो इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, उनसे जो इफ़ेक्ट पड़ता है उसको हम घटा देंगे जीएनपी में से। जीएनपी क्या था, जो मैंने आपको अभी बताया, जीएनपी ये था। जीएनपी में से हमें डिप्रेशिएशन यानी मूल्य ह्रास या घिसावट को घटा देना है, तो हमारा एनएनपी आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं एनडीपी। एनडीपी क्या है, ठीक है। एनडीपी क्या है, एनडीपी मेनली यहाँ पे हमने जीएनपी माइनस डिप्रेशिएशन किया है। एनडीपी में हम करेंगे जीडीपी माइनस डिप्रेशिएशन। एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डिप्रेशिएशन। डिप्रेशिएशन को हम क्या लिखते हैं, घिसावट या मूल्य ह्रास। तो जब जीडीपी में से डिप्रेशिएशन घट जाएगा या मूल्य ह्रास या घिसावट घट जाएगी तो एनडीपी आ जाएगा। एनएनपी में क्या होगा, जब जीएनपी में से, जीएनपी क्या मैंने आपको ये बताया, देश में विदेशी आय और विदेशों में भारतीय आय को जोड़कर और देशों में विदेशी आय को घटाकर जीडीपी में से, तब जाके हमारा जीएनपी आता है। और जीएनपी में से डिप्रेशिएशन घटा के एनएनपी आता है। और एनडीपी कब आता है, जीडीपी में से। यानी ये जो जीडीपी मैंने आपको बताया कि एक फाइनेंशियल ईयर में जो लास्ट प्रोडक्ट और सेवाएं होती है उनका टोटल मूल्य या मौद्रिक मूल्य जो निकलता है उसको जीडीपी कहते हैं। और जीडीपी में से जब डिप्रेशिएशन घट जाता है तो उसको एनडीपी कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 4 टर्म बताए हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी। अब मैं आपको बताता हूँ नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा नीचे चलते हैं। नेशनल इनकम होती है जब एनएनपी को, हमने एनएनपी क्या देखा था, जब एनएनपी मैं आपको बताता हूँ, जीएनपी में से जब हमने डिप्रेशिएशन घटा दिया था, ठीक है। तो नेशनल इनकम यानी राष्ट्र आय इज इक्वल टू एनएनपी। एनएनपी क्या हुआ, जीडीपी में से हमने क्या घटाया, डिप्रेशिएशन, सॉरी, जीएनपी में से हमने क्या घटाया, डिप्रेशिएशन, वो क्या हुआ, एनएनपी। और एनआई इक्वल टू क्या हुआ, जब हम एनएनपी में से टैक्स घटा देंगे। टैक्स घटा देंगे, कौन सा टैक्स घटा देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे, डायरेक्ट टैक्स नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आपको इनडायरेक्ट टैक्स का अगर मतलब नहीं पता होगा तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे मान के चलिए जिसका जिसका टैक्स, जिस टैक्स का भार हम एक व्यक्ति पे नहीं पड़ता है, कई व्यक्तियों पे पड़ता है, ठीक है। मान के चलिए हम
जैसे कोई कपड़ा खरीदते हैं बाज़ारों से, तो उसका जो टैक्स का भार है वो हम पे भी पड़ता है, बट हमसे कौन वसूलता है? हमसे वसूलता है उस कपड़े का दुकानदार, और दुकानदार पे भी टैक्स पड़ता है और उससे वसूलती है सरकार। तो ये एक से दो व्यक्तियों पर इसका भार शिफ्ट होते रहता है इनडायरेक्ट टैक्स का। बट डायरेक्ट टैक्स क्या हुआ, जैसे हम इनकम टैक्स देते हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट उसी बंदे पे पड़ता है जिस पे वो पड़ना चाहिए। तो जब हम एनएनपी में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दें और इसमें जोड़ दें सब्सिडी, ठीक है, तो ये बन जाती है नेशनल इनकम। सब्सिडी को हम जोड़ देंगे और इनडायरेक्ट टैक्स को हम घटा देंगे एनएनपी में से, ठीक है। एनएनपी मैंने आपको बता दिया, जीएनपी माइनस डिप्रेशिएशन, जीएनपी बता दिया जीडीपी माइनस ये और प्लस ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एनआई को भी देख लिया कि नेशनल इनकम होती क्या है। जो नेशनल इनकम है उसके तीन सोर्सेज हैं, ये भी बताने वाली है। एक है जो प्राथमिक सेक्टर है या फिर प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र है और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में आती है मेनली जो फार्मिंग है, कृषि है, पशुपालन है, खनन है, ठीक है, ये सब चीज़ें प्राथमिक क्षेत्र में आती है। और द्वितीयक क्षेत्र में आती है जैसे विनिर्माण हो गया, जैसे कपड़े जो होते हैं वो ऊन से कपड़े बनाए जाते हैं, वो सब विनिर्माण या फिर मैन्युफैक्चर प्रोसेस में आते हैं, तो वो द्वितीयक क्षेत्र में हो गया। तृतीयक क्षेत्र में होता है जो बस वगैरह हैं, परिवहन की सेवाएं हैं, चिकित्सा है, शिक्षा है, वो आएंगी तृतीयक क्षेत्र में। तो इनसे राष्ट्रीय आय पे कितना कितना असर पड़ता है? तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि, पशुपालन, खनन से हमारे देश में 17% जीडीपी या 17%, सॉरी जीडीपी बोल रहा हूँ, 17% नेशनल इनकम जनरेट होती है, राष्ट्रीय आय जनरेट होती है। दूसरा, द्वितीयक क्षेत्र से हमारी 29% राष्ट्रीय आय जनरेट होती है, 29 यानी 29। और तृतीयक क्षेत्र से लगभग 53.5% या 54 मान के चल सकते हैं आप, तो 53.5% जो हमारी नेशनल इनकम जनरेट होती है वो तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा, परिवहन, चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्रों से होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना कौन करता है? उसकी गणना करता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, या केंद्रीय सांख्यिकी ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में जो भी कहते होंगे, ठीक है। तो सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ इसकी गणना करता है एनआई की। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसको कह सकते हैं, और इसका जो सेंटर है वो न्यू दिल्ली में है, एनडी में है, ठीक है। और जो हमारी नेशनल इनकम का एक आधार वर्ष होता है तैयार, एक बेस ईयर तैयार होता है, जिसके ठीक 10 साल बाद हम नई गणना शुरू करते हैं। तो वो अभी हाँ कुछ 2 से 3 साल पहले 2017-18 कर दी गई थी, और पहले कितनी थी? पहले थी 2011-12। इसके साथ अभी आपकी 5 चीज़ें मैंने कवर करा ली, एनआई, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी और जीडीपी। अब बची है पीसीआई। पीसीआई का अर्थ हुआ पर कैपिटा इनकम, यानी प्रत्येक व्यक्ति कितनी आय जनरेट करता है। तो ये हम निकालेंगे, पीसीआई इज इक्वल टू जितनी राष्ट्रीय आय होगी, टोटल राष्ट्रीय आय जो हमारी नेशनल इनकम होगी किसी देश की, और उसको हम डिवाइड कर देंगे उस देश की जनसंख्या से, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन से, तो एनआई अपॉन पी। तो इस हिसाब से हमारा पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम निकल जाता है। अब किसी देश में, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, किसी देश में लगभग 5 लोग रहते हैं, तो अपॉन 5 कर दिया। वहाँ की नेशनल इनकम है 100 रुपये, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम कितनी निकलेगी? 20 रुपये, 20 पंजे 100। तो इस तरीके से 20 रुपये पर कैपिटा इनकम निकल के आई है, ठीक है। अब वही मान के चलते हैं किसी और देश में भी 100 रुपये वहाँ की नेशनल इनकम है, मान के चलते हैं, और वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो है 25, ठीक है। तो वहाँ की पर कैपिटा इनकम कितनी आ गई? 4, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो आप यहाँ पे डिफरेंस भी बता दूं कि यहाँ पे नेशनल इनकम दोनों देशों की बराबर है, बट पॉपुलेशन के हिसाब से कितना बड़ा फ़र्क हमको देखने को मिल रहा है। तो इसलिए जो भी हमारी कैलकुलेशन होती है नेशनल इनकम की, वो हमेशा पीसीआई के थ्रू ही होती है, क्योंकि इससे एकदम सही आकलन मिलता है कि देखिए यहाँ पे इनकम दोनों देशों की सेम थी,
बट यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ की पीसीआई कम है। ठीक है, तो ऐसे करके निकलती है। इसके साथ जिस हमारे देश में सबसे ज़्यादा पीसीआई वाला राज्य जो है, जहाँ सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है, वो है गोवा। और सबसे कम पीसीआई वाला है बिहार। ठीक है, और सबसे ज़्यादा यूनियन टेरिटरी, सबसे ज़्यादा पीसीआई वाली यूनियन टेरिटरी, यानी कि जो यूनियन टेरिटरी को हिंदी में कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो वो सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वाली केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है दिल्ली। ठीक है, ये हो गया। और एक बात आपको मैं एडिशनल बता दूं कि जो दिल्ली है वो राज्य है, और जो न्यू दिल्ली है वो राज्य नहीं है। न्यू दिल्ली एक डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली राज्य का। ठीक है, जो भारत की राजधानी है। तो आप कभी दिल्ली को न्यू दिल्ली नहीं लिखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो पूरी लेक्चर है, हमने आपको पाँच से 6 चीज़ें बताई है, कुछ एडिशनल भी बताई है। जीडीपी बता दिया, जीएनपी बता दिया, एनएनपी बताया, एनडीपी बताया, एनआई बताया, और इसके साथ हमने थोड़ा डिस्कस भी किया कि किन किन राज्यों में ज़्यादा है और किन में कम है। और इसकी जो एनआई की नेशनल इनकम सबसे पहले हमारे देश में दादा भाई नौरोजी, जिनका नाम आपने सुना ही होगा, इन्होंने सबसे पहले एनआई की बात रखी थी। और इनके हिसाब से 1867 और 1868 में 20 रुपये प्रति वर्ष नेशनल इनकम थी भारत की, प्रत्येक व्यक्ति की 20 रुपये प्रति वर्ष। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज़, जो भारत में राष्ट्रीय आय समिति है, राष्ट्रीय आय समिति लिख नहीं पा रहा हूँ, राष्ट्रीय आय समिति जो है उसका जो गठन है वो हुआ है 1949 को। तो इसी के साथ मेरा लेक्चर समाप्त होता है। आगे फिर न्यू लेक्चर में मिलेंगे, इसी तरह छोटे छोटे लेक्चर कवर करेंगे। और इसमें मैं आपको नेशनल इनकम समझा दिया है, आपकी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा रिपीट पे देखें। इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलेंगे।